बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। यह वक्त है अब की बार किसकी सरकार का, और हम ये सब जानते हैं कि पिछले 3 दिनों में हम 3 लोकसभा क्षेत्रों में पड़ने वाली विधानसभाओं का जायजा ले चुके हैं। आज हम ऐसे लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं का जायजा लेंगे जहां के बारे में यह आरोप लगता रहा है कि विकास केवल यहीं तक सीमित होकर रह गया है। आप बिल्कुल समझ गए होंगे। आज हम बात करेंगे, विश्लेषण करेंगे रोहतक लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाली विधानसभाओं का। जनादेश 2014 देख रहे हैं आप, और जनादेश 2014 में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश में इस वक्त चुनावी मूड क्या है, और इसके लिए हम हर एक लोकसभा क्षेत्र की विधानसभाओं का विश्लेषण कर रहे हैं और वहां की जो चुनावी सियासी हालात हैं उनको नाप तौल के देख रहे हैं अपने विशेषज्ञों के साथ। हम 3 लोकसभा क्षेत्रों का जायजा ले चुके हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव और भिवानी महेंद्रगढ़। आज हम रोहतक लोकसभा क्षेत्र का जायजा लेंगे। बहुत जल्दी से अपने मेहमानों से हम आपका परिचय करा दें। आज हमारे साथ जो सम्मानित मेहमान मौजूद हैं उनमें बहुत ही वरिष्ठ सम्मानित पत्रकार लेखक पवन बंसल साहब हैं, सम्मानित पत्रकार गणेश चौहान साहब हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी शक्ति परमार हैं, बेहद सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार नरेश कौशल साहब हमारे साथ हैं, और संजय शर्मा जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ सहयोगी हैं, संजय गार्जियन अखबार से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहतक लोकसभा क्षेत्र में हम बात करेंगे, सबसे पहले बादली विधानसभा क्षेत्र की। हम आपको दिखाते हैं कि बादली में राजनीतिक दलों ने किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जरा देखिए, नरेश शर्मा कांग्रेस पार्टी की टिकट पर यहां चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने ओम प्रकाश धनखड़ साहब पर दांव लगाया है। इंडियन नेशनल लोक दल ने यहां सुमित्रा देवी को मैदान में उतारा है, जबकि हजका की टिकट पर दया सागर यहां चुनाव लड़ रहे हैं। तो नरेश शर्मा, ओम प्रकाश धनखड़, सुमित्रा देवी, दया सागर, ये स्थिति राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों की यहां पर है। लेकिन अब मुकाबला किस तरह का है, क्योंकि हमने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था कि लोकसभा क्षेत्र एक विशेष तरह के आरोपों में घिरा रहा है। इन आरोपों का यहां क्या पार्टी को फायदा मिल सकता है, कांग्रेस पार्टी जो प्रदेश की सत्ता चला रही है, या हम 3 दिन से चर्चा कर रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की, वो भी कुछ यहां दिखाई पड़ेगा। हम अपने पैनल से, अपने विशेषज्ञों से समझने की कोशिश करेंगे। एक बात हम ये जरूर बता दें आज कि जो भी विश्लेषण हम कर रहे हैं ये चैनल की राय नहीं है, ये हमारे विशेषज्ञों की निजी राय है जो आपके सामने रखी जा रही है, और ये आज की हालात में राय है। कल या कल के बाद परिस्थितियां कुछ भी बन बिगड़ सकती हैं। शक्ति, हम आपके पास आना चाहेंगे। बादली में मुकाबला किस तरह का दिख रहा है, बहुत संक्षेप में। इस बार बादली में काफी देखिए रोचक और बहुत ही अच्छा मुकाबला है, क्योंकि इस सीट पर नजर बनी हुई है सब लोगों की, पूरे प्रदेश की। खासकर ओम प्रकाश धनखड़ जो वरिष्ठतम नेता हैं प्रदेश बीजेपी के, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, और इस बार उनकी थोड़ी ब्रांडिंग भी हुई है। पिछला चुनाव हम देखें 2009 में दादरी से उन्होंने चुनाव लड़ा था, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी नहीं रही थी, लेकिन इन 5 सालों में वो राष्ट्रीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी बनाए गए बीजेपी में, तो उसके वजह से उनकी थोड़ी ब्रांडिंग हुई, मीडिया में भी काफी चर्चित रहे इन 5 सालों में। और जो रोहतक में उन्होंने बीजेपी का झंडा उठाया हुड्डा साहब के खिलाफ लोकसभा चुनाव में, उसका भी उनको फायदा मिला है, उनकी काफी ब्रांडिंग हो चुकी है। कहने का अर्थ यह है, यही वजह है कि बादली में भी, लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने कोसली से बहुत जबरदस्त बढ़त बनाई थी, बहादुरगढ़ से भी बढ़त बनाई थी, और कोसली में भी उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा था। और यहाँ पर जो धनखड़ खाप के लोग भी काफी हैं, और काफी दिनों से ओम प्रकाश धनखड़ यहाँ पर मेहनत भी कर रहे हैं, और अंदर खाने एक ये चर्चा भी है कि ओम प्रकाश धनखड़ भी कहीं ना कहीं सीएम बन सकते हैं, और मुख्यमंत्री के एक गंभीर दावेदार हैं बीजेपी की तरफ से। मोदी के
करीबी भी माने जाते हैं। यही वजह है कि धनखड़ का चुनाव इस वक्त थोड़ा सा उठ गया है और मुझे लगता है कि इस सीट पर ओम प्रकाश धनखड़, जो कि नरेश शर्मा कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, सीटिंग एमएलए भी हैं, उनको इस बार पटकनी दे सकते हैं। इसके अलावा यानी यहाँ बीजेपी विनिंग कॉम्बिनेशन रह सकती है। जी जी बिल्कुल विन है। यहाँ पर मुझे लगता है कि बीजेपी इस बार निकाल लेगी। हालांकि धनखड़ जी ने अभी तक कोई चुनाव जीता नहीं है, उनके आलोचक भी बहुत हैं प्रदेश में भी, और लेकिन बादली में जिस तरह से उन्होंने इस बार मेहनत की है, मुझे लग रहा है कि उनको अंडर एस्टिमेट करना गलत होगा और इस बार ओम प्रकाश धनखड़ चुनाव जीत सकते हैं। इस बार बीजेपी या ओम प्रकाश धनखड़ बादली विधानसभा क्षेत्र में विनिंग पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं। शक्ति परमार का यह मानना है कि जो एक नेगेटिव बात है वो सिर्फ इतनी है कि ओम प्रकाश धनखड़ साहब ने अभी तक कोई चुनाव नहीं जीता है, लेकिन ये जो मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य है वो ये इशारा कर रही है कि धनखड़ साहब की पोजीशन वहां मजबूत है। गणेश चौहान साहब सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल सहमत हैं, और जो सट्टा लग रहा है वो भी ओम प्रकाश धनखड़ के ऊपर सबसे ज्यादा सट्टा लगा है, और इसमें नरेश और धनखड़ के बीच में टक्कर मुझे जो दिखाई दे रही है, और अभी आने वाले समय में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है। जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं वो भी, उनको भी शायद धनखड़ अपने पक्ष में कर पाए, क्योंकि धनखड़ ने खुद भी अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं। लोकसभा चुनाव से उन्होंने पहले ही अपनी इच्छा जाहिर की थी, और कुछ इच्छा अभी जो बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के जो नेता आ रहे हैं वो धनखड़ का हाथ पकड़ के ये कहते हैं कि आने वाले भविष्य हरियाणा का ओम प्रकाश धनखड़ है। तो ये सारी परिस्थितियां, ये सारे हालात ये बता रहे हैं गणेश चौहान साहब कि विनिंग सिचुएशन है बीजेपी की, ओम प्रकाश धनखड़ साहब की। पवन बंसल साहब, आपकी राय में स्थिति कुछ अलग है या फिर इसी राय के साथ जाना आप पसंद करेंगे? सर, सीएम बने ना बने, अगर ये प्रचार हो जाए सीएम बन सकता है तो इसी बात का काफी फायदा हो जाता है। मैं बताऊं, ओम प्रकाश धनखड़ का चुनाव शुरू तो 0 से हुआ था, उठते 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 काफी आगे निकल गया है, और यहाँ पे उनका मुकाबला मेरे हिसाब से सुमित्रा गुलिया, जो स्वर्गीय धीरपाल जी लंबे समय से यहाँ विधायक रहे, मंत्री भी रहे, पर वो इनेलो में थे, तो बाद में कांग्रेस में भी चले गए थे, अब चौटाला की पार्टी में उनकी पत्नी शामिल हो गई है, तो उनसे उनका मुकाबला रहेगा और धनखड़ यहाँ से सीट निकाल देंगे। विनिंग सिचुएशन पवन बंसल साहब के मुताबिक भी ओम प्रकाश धनखड़ साहब की ही है बादली विधानसभा क्षेत्र में। नरेश कौशल साहब, आपकी राय में सर स्थिति क्या दिखाई दे रही है? क्या वही राय आपकी भी है जो यहां स्टूडियो से सामने निकल कर आ रही है, या फिर कुछ डिफर करेंगे सर आप? देखिए, यहाँ पे ओम प्रकाश धनखड़ का तो बताया गया है कि आगे है बाकी सहयोगियों के द्वारा जी, लेकिन ये ज्यादा चर्चा नहीं हम कर पाए कि एक्चुअली मुकाबला किसके साथ है, तिकोना है या सीधा टक्कर है दो के बीच में। तो मेरा यहाँ मानना ये है कि यहाँ पे जो कांग्रेस के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हैं कुलदीप वत्स खड़े, कुलदीप वत्स का मुझे ऐसा लगता है कि मुकाबला जो है वो ओम प्रकाश धनखड़ से हो सकता है। उसका कारण ये है कि जो नरेश ये पहले एक बार आजाद जीत चुके हैं, दूसरी बार कांग्रेस के टिकट पे जीते हैं, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त इनके खिलाफ जो है, हुड्डा के खिलाफ नहीं है लोग, यहाँ पे काम भी हुए हैं। एम्स आया है, राष्ट्र का पहला कैंसर का जो इंस्टीट्यूट बना है, और यहाँ पे आईआईटी की जो है वो केंद्र वहाँ यहाँ कैंपस आया है, तो दिल्ली से सटा क्षेत्र है, काफी तरक्की विकास यहाँ हुआ है। इन सब बातों के बावजूद लोग हुड्डा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोचक बात ये जरूर कहना चाहूँ, ये मैं पवन जी की ने जो कहा ये ठीक है कि सुमित्रा गुलिया जो है वो भी काफी सशक्त उम्मीदवार हो सकती है। धीरपाल यहाँ से 5 बार जो है, और काफी यहाँ पे जो उनका 5 बार ये रह चुके हैं, एमएलए जा चुके हैं, लेकिन मेरा जो मानना है वो ये है कि मुकाबला ठीक है, तिकोना हो सकता है। इसमें जो है नरेश शर्मा तो चौथे नंबर पर जा सकते हैं मेरे हिसाब से जी, और पहले नंबर पर कड़ा मुकाबला है। अब आप अगर इजाजत दें तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हुड्डा अगर कुलदीप वत्स की फेवर में आ जाते हैं तब तो ये कुलदीप के जीतने के चांस बन सकते हैं, लेकिन आज की परिस्थिति में अगर आप पूछना चाहेंगे डायरेक्टली तो ओम प्रकाश धनखड़ का मामूली एज जो है वो डॉक्टर कुलदीप वत्स जो है उनके ऊपर है। यानी कौशल साहब के मुताबिक भी भले ही वो मामूली शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जहां तक विनिंग कॉम्बिनेशन, विनिंग सिचुएशन का सवाल है
वो कौशल साहब को भी बीजेपी या ओम प्रकाश धनखड़ साहब के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है। संजय जी, आप क्या टिप्पणी करेंगे सर? बादली में हालात क्या दिखाई दे रहे हैं? क्या वाकई यहां बीजेपी तमाम समीकरणों और कुछ एक नेगेटिविटी के बावजूद विनिंग सिचुएशन में खड़ी है, या आपके मुताबिक कोई और स्थिति भी बन सकती है? संजय सर। नहीं जी, मुझे लगता है धनखड़ साहब का जो शुरुआत हुई थी वो बहुत अच्छी नहीं थी जी। लेकिन धीरे धीरे वो अब आज तक हम जब बात कर रहे थे उस इलाके में, तो आज की स्थिति में वो नंबर 1 पे हैं। और उनका मुकाबला, ये बात सही है कि उनका INLD कैंडिडेट से हो सकता है, धीरपाल जी की वाइफ से जी। यानी विनिंग सिचुएशन में ओम प्रकाश धनखड़ साहब ही हैं आपके मुताबिक भी, संजय जी? जी आप ठीक है। हम झज्जर सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बादली विधानसभा क्षेत्र से हमारे पैनल की राय क्या निकलकर सामने आ रही है ये हम बता दें। थोड़ी इफ एंड बट हो सकती है, मामूली फर्क या कुछ नेगेटिविटी हो सकती है, लेकिन पूरा पैनल हमारा इस बात से सहमत है कि बादली विधानसभा क्षेत्र में जो बढ़त है, जो विनिंग सिचुएशन है, वो बीजेपी की है। और बीजेपी की टिकट पर ओम प्रकाश धनखड़ साहब वहां चुनाव मैदान में हैं। हालांकि हम फिर ये बता दें कि ये चैनल की राय नहीं है, ये हमारे विशेषज्ञों की निजी राय है। और चूंकि राजनीति में संभावनाएं बनी रहती हैं, आज की तारीख में यह स्थिति है। वोटिंग होने तक स्थिति क्या बनती है और परिणाम कैसा आता है, ये हम 19 तारीख को देखेंगे। हम झज्जर सुरक्षित सीट दिखाते हैं आपको कि वहां राजनीतिक दलों ने किस तरह से उम्मीदवारों पर दांव लगाया है और किन किन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। जरा देखिए, कांग्रेस पार्टी की टिकट पर यहां गीता भुक्कल चुनाव मैदान में है, विधायक हैं, शिक्षा मंत्री हैं, उनकी ये सीट है, यहां से वो चुनाव लड़ रही है। दरियाव सिंह पर दांव लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। साधु राम इंडियन नेशनल लोकदल की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि हजका की टिकट पर, हजका HJP गठबंधन की टिकट पर यहां नरेश कुमार चुनाव मैदान में है। शक्ति, झज्जर सुरक्षित सीट पर हालात क्या दिखाई दे रहे हैं? देखिए राजू, यहाँ पर झज्जर में इस बार बहुत मुझे लगता है कांटे का मुकाबला हो सकता है। हालांकि ये बहुत कॉन्फिडेंस रहता है मुख्यमंत्री हुड्डा को इस पूरे इलाके पर, और लोकसभा चुनाव में भी अच्छी बढ़त बनाई थी कांग्रेस ने यहाँ से। तो लेकिन वो दीपेंद्र हुड्डा का चुनाव था। गीता भुक्कल बाहरी भी हैं, गीता भुक्कल झज्जर की नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को ये खलता है। और विकास के मामले में झज्जर में विकास तो काफ़ी हुआ है, लेकिन वो भूतकाल की बात थी। अब भविष्य की तरफ लोग देख रहे हैं और लोगों को लगता है कि जो आने वाली सरकार है वो किसी दूसरी पार्टी की भी हो सकती है। ऐसे में यहाँ पर मुकाबला काफ़ी रोचक होने जा रहा है। इतनी आसान इस बार गीता भुक्कल की जीत नहीं होगी, लेकिन फिर भी वो मुझे लगता है कि नज़दीकी मुकाबले में चुनाव जीत सकती है। नज़दीकी मुकाबले में चुनाव जीत सकती हैं। विनिंग सिचुएशन यहां अभी भी गीता भुक्कल की ही है, कांग्रेस पार्टी की ही है। गणेश साहब, सहमत हैं आप इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि दरियाव सिंह जो हैं वो अभी काफी जनता से जुड़े हुए नहीं है, जनता से पीछे हैं। और गीता भुक्कल लगातार सरकार में मंत्री रही हैं, और जो विकास हुआ है रोहतक और झज्जर में, जो विकास हुआ है उसका काफी कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा। और इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच मुकाबला रहेगा। दोनों के बीच मुकाबला रहेगा। विनिंग सिचुएशन गीता भुक्कल की दिखाई दे रही है आपको, गणेश चौहान साहब? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पवन बंसल साहब, आप किस राय के साथ जाएंगे सर? देखिए, गीता भुक्कल पढ़ी लिखी है, शिक्षित है, अच्छा भाषण करती है, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का उनको बहुत विश्वास है। तो इस सरकार में उनको काफी महत्व मिला हुआ है, अच्छे महकमे मिले हुए हैं, और प्रशासन में भी उनकी अच्छी चलती है। तो दरियाव सिंह जो भाजपा के कैंडिडेट है, जिनको ये हो सकता था इस बार सरकार भाजपा की आ सकती है, लाभ मिल सकता, लेकिन वो पहले लोकदल में भी रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट भी रह चुके हैं, कई बार बदल चुके हैं, तो उनका इतना संपर्क लोगों में नहीं है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे गीता भुक्कल का मुकाबला, यानी आप भी कांग्रेस पार्टी को यहाँ विनिंग सिचुएशन में मान रहे हैं। नरेश कौशल साहब, झज्जर सुरक्षित सीट है, गीता भुक्कल का दबदबा क्या इस बार भी दिखेगा, या समीकरण कुछ उलटफेर वाले होंगे? क्या लग रहा है सर आपको? देखिए, यहाँ मैं एक तो रोचक बात ये बताना चाहूँगा कि जो झज्जर है कि स्वतंत्रता का जो संग्राम है उसमें बहुत योगदान यहाँ का रहा है। और यहाँ पे जो है श्री राम शर्मा, पंडित श्री राम शर्मा जो हैं, तो बड़ी उनके एक जो उनका काम था आंदोलन का, वो बड़ा चर्चा में रहता है। कहते हैं कि
भारत जो झज्जर का इलाका है 1926 में ही आजाद हो गया था। कारण ये था कि श्री राम शर्मा ने घंटा घर के वहां का घंटा घर पे तिरंगा फहरा दिया था 1926 में। 22 एक तो इंटरेस्टिंग बात है। दूसरी बात, क्योंकि चर्चा काफी हो चुकी है सारे कैंडिडेट्स के बारे में, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो INLD का MLA रह चुका है, 2009 में कांग्रेस में थे, फिर उसके बाद चौटाला में दोबारा चले गए, फिर थोड़े दिन पहले बीजेपी में फिर आ गए, उनको टिकट मिल गया। इससे क्या है, परेशानी है पार्टी के अंदर स्थानीय कार्यकर्ताओं। और यहाँ पे एक बात और जो कहनी जरूरी समझता हूँ, वो ये है कि यहाँ पे कांता को कैंडिडेट बनाना चाहते थे बीजेपी के लोग, वो भी बात जो सिरे नहीं चढ़ पे, इसके लिए अंदर खाते ये भी एक नाराजगी है। मैं अपनी राहुल इंद्रजीत यहाँ पे एक रैली कर चुके हैं, वो काफी कोशिश कर रहे हैं ड्राइवर सिंह की मदद करने की, लेकिन मैं अपनी बात को समाप्त ऐसे करना चाहूंगा कि हो सकता है कि हरियाणा में इस बार इतिहास की नई गीता लिखी जाए। वो मैं इस तरह इसलिए कह रहा हूं कि शिक्षा मंत्री जो हरियाणा के हैं वो रोचक सा तथ्य है और शायद इसमें कोई कहीं ना कहीं गलती शायद रह जाए, लेकिन आमतौर पे सामान्य तौर पर शिक्षा मंत्री दूसरी बार यहाँ प्रदेश में जो है वो जीतते नहीं है। और देखिए जैसे ये अपना फूलचंद मौलाना 2005 में, फिर बाद में मांगेराम गुप्ता भी कुछ देर के लिए बने, बाद में वो दोनों हारे, और वैसे ही शिक्षा मंत्री के तौर पे लोग हारते रहे हैं। तो यहाँ पे मैं हल्के फुल्के अंदाज में ये कहना चाहूंगा कि हो सकता है कि हरियाणा का इतिहास बदले और इतिहास की एक नई गीता लिखी जाए। लेकिन ये जो हल्के फुल्के अंदाज में कौशल सर आप बात कह रहे हैं, ये बताने के लिए, सरलीकरण करने के लिए काफी है कि कांग्रेस पार्टी ही यहाँ विनिंग सिचुएशन में है। संजय जी, आप किस राय के साथ जाना पसंद करेंगे? को ही कह रहा हूं जी। जी, वैसे यहाँ पे मुकाबला तो काफी मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे जो गीता बहल ने अपना कद और जो विकास और जो हुड्डा कैंप में भी उनका वजन है, उस हालत से लोगों को अल्टीमेटली इसलिए कन्विंस हो जाते हैं कि जो भी स्थिति हो ये पावर में रहेंगी, चाहे सरकार हो चाहे ना हो जी। तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली यही इलेक्शन को अपनी तरफ खींच के ले जाएंगे। यानी संजय शर्मा जी भी यही मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यहां विनिंग सिचुएशन में है। हमने रोहतक लोकसभा क्षेत्र में 2 विधानसभाओं पर बात की है, बादली और झज्जर सुरक्षित सीट, और दोनों पर ही हमारे पैनल की बड़ी कॉमन सी राय निकलकर सामने आई है। बादली विधानसभा क्षेत्र का जहां तक सवाल है, हमारा पूरा पैनल ये मान रहा है कि यहां बीजेपी विनिंग सिचुएशन में है, लेकिन जब हम झज्जर सुरक्षित सीट पर चर्चा करते हैं तो पूरा पैनल इस बात से सहमत है कि यहां कांग्रेस पार्टी विनिंग सिचुएशन में खड़ी है। कौशल साहब तो यहां तक कह रहे हैं, वो प्रदेश के इतिहास की याद दिला रहे हैं कि शिक्षा मंत्री दोबारा चुनाव नहीं जीते, इस लिहाज से भी एक नया इतिहास झज्जर सुरक्षित सीट लिखे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहां ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कि बहादुरगढ़ सीट पर क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, राजनीतिक दलों ने किन उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बात हम आपको याद दिला दें, हमारी वोटिंग लाइंस खुली हुई हैं। कल से हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं और वो सवाल यह है कि क्या कुलदीप बिश्नोई गैर जाटों में मुख्यमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। शाम 7 बजे तक हमारी ये वोटिंग लाइन खुली हुई है। अगर आपका जवाब हां में है तो ITVHR BB लिखें, स्पेस दें, यस लिखें। अगर आपका जवाब ना है तो ITVHR BB लिखें, स्पेस दें और नो लिखें, और अपने जवाब को 7666 440 यानी 7666440555 पर भेज दें। आपकी राय को, जनता जनार्दन की राय को, आपके जनमत को हम अपने खास कार्यक्रम बड़ी बहस में दिखाएंगे कि आपकी राय किस तरह से निकलकर सामने आ रही है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, जनादेश 2014 में तुरंत हाजिर हो रहे हैं। बधाई देता हूं, अभिनंदन देता हूं।